गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज ये जो टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक तो भारत की जनसंख्या, वितरण और वृद्धि पर विस्तार से बात करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जो इनके डाटा है, कहाँ पे घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो साथियों, जो ये टॉपिक है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आरबीएससी और एनसीईआरटी यानी सीबीएसई हो या आरबीएससी, दोनों ही एग्जाम में जो 12th क्लास की जो किताब है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसमें भी ये चैप्टर है, काफी विस्तार से है। तो हम सभी को इसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है जनसंख्या वितरण की। ठीक है साथियों, जनसंख्या जो वितरण है वो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जनसंख्या वितरण है जनसंख्या का फैलाव, यानी जो भारत की जो जनसंख्या है, कहीं पे तो कम है और कहीं पे बहुत अधिक है। तो उस फैलाव के बारे में बात करेंगे, उनके कारणों को समझेंगे कि यहाँ पे ऐसा है तो क्यों है। ठीक है साथियों, इसमें स्लाइड के माध्यम से हम बात करेंगे जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत की जनसंख्या का वितरण प्रारूप। वितरण प्रारूप में कुछ राज्य हैं, राज्यों में जनसंख्या के आकार को दर्शाया गया है। और ये जो मैप देख रहे हैं आप जनसंख्या के वितरण को, तो साथियों इस मैप में आप ये देखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन, कि उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, इधर पश्चिमी राजस्थान, और कुछ बीच यानी मध्य भारत का कुछ ऐसा भाग जो वृष्टि छाया है या पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे जनसंख्या बहुत ही कम है, यानी उसका जो जनसंख्या का फैलाव है बहुत ही कम है। और जो सघन जनसंख्या है वो है नदी घाटी क्षेत्र, यानी आपका जो विशाल गंगा का मैदान है वहां पे है, डेल्टाई भाग है, और जो तटीय क्षेत्र है यानी जो कोस्टल एरिया है, वहां पे जनसंख्या घनत्व अधिक है। उसके अलावा पंजाब और हरियाणा, जहाँ पर सिंचाई के साधन पर्याप्त है और उपजाऊ भूमि है, यहाँ पर अच्छी पैदावार होती है, तो यहाँ पे जनसंख्या वितरण अधिक है। ठीक है साथियों, तो हम जो जनसंख्या का वितरण का जो प्रभावित करने वाले कारक है उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो राज्य हैं उनमें जनसंख्या का आकार क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले जो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसके बाद में बिहार में है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए एक बार कि ये जो डेंस आपको दिख रहा है वो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद में बिहार, पश्चिम बंगाल, और फिर ये आंध्र प्रदेश, और फिर बीच में मध्य प्रदेश। तो ये जो क्षेत्र है इसमें जनसंख्या का जो बसाव है वो सर्वाधिक है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे तो तमिलनाडु है, फिर राजस्थान है, कर्नाटक है, गुजरात है, उड़ीसा है, केरल है, झारखंड है, आसाम है, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। इसके बाद में जो जनसंख्या है वो 1 पॉइंट से भी कम है, यानी कि आपका ये ऊपर के जो आपके 6 राज्य हैं इसमें लगभग मध्य प्रदेश तक जो 6 राज्य हैं उसमें लगभग 76, सॉरी 6 नहीं 7, तमिलनाडु तक 7 राज्य है, उसमें 76% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जनसंख्या कितना ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक तो जनसंख्या वितरण की बात हो गई, और दूसरी बात करते हैं कि इसके कारण क्या है। जनसंख्या जो वितरण है उसका जो फैलाव है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी जो ज्यादा है तो उसके रीजन क्या है और कम है तो वहां पर क्यों है। तो इसके अपन बात करते हैं। साथियों ये टॉपिक दे रखे हैं आपको, सबसे पहले है जलवायु, उसके बाद में धरातल है, जल प्राप्ति है, खनिज संसाधन है, परिवहन की सुविधाएं हैं, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक है, और राजनीतिक एवं आर्थिक कारक है। तो हम एक एक को देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए आप, जनसंख्या
वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे जो नीचे दिए गए हैं प्रभावित करने वाले कारक, अन्य कोई कारक ऐसे दे दिया जाता है जिसमें वो मैच नहीं करता है, आपको ये ध्यान से देखना है। तो इसमें सबसे पहले जो कारक है वो है जलवायु। ठीक है, तो साथियों जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करेगी, जैसे अभी आपने देखा, ये आपका भारत का मैप है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है ये है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा से जो नीचे का भाग है वो उष्णकटिबंधीय है, ऊपर का भाग शीतोष्णकटिबंधीय। परंतु यहाँ पे एक तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो यहाँ पे एक तो पर्वतीय क्षेत्र, क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, और दूसरा जो जलवायु है वो अति शीत है। क्या है, अति शीत जलवायु है। तो वो जो आपकी जलवायु है वो रहने योग्य नहीं है, एक तो ये कारण। दूसरा है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये तो कच्छ का है, और ये जो भाग है ये है मरुस्थलीय भाग, यानी यहाँ पर जल की कमी के कारण न तो वहां पर उद्योग धंधे विकसित हो सकते हैं, न आप अच्छे से खेती कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोजगार की भी कमी है, पानी की कमी होने की वजह से यहाँ भी जनशून्य क्षेत्र। जनशून्य का मतलब है कि बहुत ही कम जनसंख्या घनत्व है। जैसलमेर में मात्र 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये जलवायु आपको प्रभावित कर रही है। ठीक है, दूसरा जलवायु, ये तो नकारात्मक हो गया। सकारात्मक ये है, जैसे आपका जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल जो एरिया है, वहां पे जन घनत्व अधिक है। उसका रीजन दो प्रकार से है, एक तो वर्षा ठीक होती है तटीय क्षेत्रों में, दूसरी बात ये है कि तटीय क्षेत्रों पर जो बड़े बंदरगाह है वहां पर सघन जनसंख्या है, रोजगार के साधन है, बाहर से माल का आवागमन होता है, इसका एक रीजन है। ठीक है, और दूसरा जलवायु है समकारी प्रभाव, यानी वो न तो ज्यादा गर्मी है और न ज्यादा सर्दी है। ठीक है, क्योंकि जो सागरीय प्रदेश यानी जो कोस्टल एरिया है वहां पर समुद्री समकारी प्रभाव होने के कारण न तो वो ज्यादा गर्म होते हैं गर्मी में, और न ठंड में ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो इसलिए वहां पर लोग ठीक तरीके से रहते हैं और रोजगार के साधन भी उपलब्ध है। दूसरी बात, जलवायु हो गया आपका। नंबर दो पे जल प्राप्ति। जल प्राप्ति का मतलब है कि आज तक जो भी सभ्यताएं रही, प्राचीन सभ्यताएं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है जल का, यानी जल की उपलब्ध, जल ही जीवन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ये सबसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। जैसे बिहार की बात करें अपन, तो बिहार में 1102 वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं, यानी सर्वाधिक जो घनत्व वाला जो है बिहार है और पश्चिम बंगाल है। तो ये डेल्टा ही भाग है जो विश्व का सबसे उपजाऊ डेल्टा है, तो यहाँ पे जनघनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो ये जल की उपलब्धता के कारण ऐसा यहाँ पर है। ठीक है, जल की प्राप्ति, तो कुल मिला के जल अगर अच्छा है तो उससे उद्योग धंधे भी ठीक होंगे, मानव का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और वहां पर जो उपजाऊ मिट्टी है उसमें खेती भी अच्छे प्रकार से हो सकती है। तीसरा पॉइंट अब इसमें लीजिए आप, धरातल का। धरातल का मतलब है यहाँ पर उच्चावच, कि जहां पर समतल है, समतल मैदान है, परिवहन की व्यवस्था अच्छी रहेगी। ठीक है, वहां पर अपन खेती कर सकते हैं, रहने के लिए मकान बना सकते हैं अपन। ठीक है, आने जाने में कोई समस्या नहीं है। कोई अलग प्रोजेक्ट है, कोई सरकारी जो अन्य जो परियोजनाएं हैं वो भी वहां पे अच्छे से लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो लोग हैं वो मैदानी भाग में रहना पसंद करते हैं। उसके विपरीत जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जीवन कठोर हो जाता है, क्योंकि वहां पर परिवहन सुविधाएं, संचार की सुविधाएं, सड़क बनाना मुश्किल है वहां पर। हर जो आपका दैनिक जीवन में जो काम आने वाले जो चीजें हैं वो वहां पर आसानी से नहीं पहुंच सकती है। तो वहां पर जो लोग हैं वो वहाँ कम रहना पसंद करेंगे। तो धरातल का उच्चावच भी आपको ये जनसंख्या को प्रभावित करेगा। ठीक है, उसके बाद में आप ले लीजिए खनिज संसाधन। खनिज संसाधन से उपलब्धता से ये है कि जहां पर रोजगार के अवसर है, जैसे मान लीजिए
हम अगर पश्चिमी रेगिस्तान की बात करें तो वहां पर कोई खनिज संसाधन ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़े अ, मात्रा में आपको रोजगार प्रदान कर सके। हालांकि अब जो बाड़मेर में जैसे खनिज तेल निकलने के कारण रिफाइनरी लगाई है, उससे वहां पर धीरे धीरे वापस जो वो क्षेत्र, निर्जन क्षेत्र था, वो आबाद होने लगा है। दूसरा जो आईजीपीएन है, इंदिरा गांधी नहर है, उस कारण जल का जो स्रोत है, उसके कारण भी वापस लोग वहां पर जमाव शुरू हुआ है, मतलब वहां पे थोड़ा अच्छी पैदावार होने लगी है। तो खनिज संसाधन है, तो उससे जैसे आपके ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, इधर आपके कर्नाटक में शिमोगा जिला है, कुर्ग है, ठीक है, आपके गोवा में है, मतलब लोहा इस्पात का है, विशाखापट्टनम है। तो यहाँ पे जो खनिज संसाधन है, इसके कारण वहां पे उद्योग धंधे विकसित हुए हैं, और उससे क्या है कि जनसंख्या का बसा हुआ है, और जनसंख्या का बसा हुआ है उद्योग धंधे की वजह से वहां पे उद्योग स्थापित हुए हैं। तो वहां पर और भी रोजगार का सर्जन हुआ है, और वहां पर जन का बसाव अधिक हुआ है। तो एक खनिज संसाधन है, तो वो भी जनघनत्व को, आपको वितरण को प्रभावित करेगा। ठीक है साथियों, उसके अलावा एक है आपका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण। साथियों, आप जहां रहना पसंद करेंगे, जहां पर आपका समाज रहता है, आपके धर्म के लोग रहते हैं, आपके जाति के लोग रहते हैं, वहां पर आप अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप कोई भी त्योहार, तीज त्योहार मनाते हैं, कोई शादी विवाह करते हैं, तो वहां पर जो रस्में हैं, अब मान लीजिए आप ऐसी कम्युनिटी के बीच में जाके बस गए, जैसे कोई हिंदू परिवार है और कोई क्रिश्चियन फैमिली, या कोई गांव के बीच में जाके बस गए, तो वहां पर जो त्योहार वो अलग प्रकार के हैं, वो त्योहार मनाएंगे, तो उसमें एक समरसता ज्यादा पैदा नहीं होगी। यदि फिर भी कोई ऐसा जगह है जहां पर सभी समाजों की बराबर जनसंख्या है, तो वहां तो ठीक लगेगा, परंतु एक जो धर्म है या समुदाय है, उसका जनाधिक्य अधिक रहेगा, एक जो माइनॉरिटी में रहेगा, तो वहां पर मतलब उसको अनुकूल या फील नहीं होगा। ठीक है, तो सामाजिक कारक हो गया। मनोवैज्ञानिक, जहाँ वो अच्छा फील करता है, अपनी मनोस्थिति अच्छी हो वहां पर, वो डर का माहौल नहीं हो वहां पर, और अपने जो आजादी के साथ वो जीवन जी सके। तो ये कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक है। एक है राजनीतिक और आर्थिक कारक। राजनीतिक और आर्थिक। तो राजनीतिक का मतलब है साथियों, जैसे कोई देश है जिसमें राजनीतिक अस्थिरता है, आए दिन वहां पर गृह युद्ध हो रहा है या कोई दूसरे देश से लड़ाई हो रही है, हर व्यक्ति ये चाहता है अपनी लाइफ में शांति से जीवन गुजार सके। तो आदमी वही रहना पसंद करता है जिस देश में शांति हो, जिस राज्य में शांति हो, और अपना जीवन बहुत अच्छे से उन्नति की ओर जा सके। तो जहां पर राजनीतिक अस्थिरता है, वहां भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। आर्थिक कारक में तो खनिज में भी आ गया, और जो कारक है उसमें भी आ गया। तो आर्थिक कारक का मतलब यह है जहां पर रोजगार की प्राप्ति हो। जो लोग हैं गांव में रह रहे हैं काफी सालों से, परंतु जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन जो लोग हैं, वो गांव से इसलिए पलायन कर रहे हैं कि गांव में जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, और वो नगरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी वो शहर की तरफ वहां पर जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें ये एक राजनीतिक और ये कारण है। एक लास्ट पॉइंट है नगरीकरण। कई जगह यहाँ पर एक मृदा का भी दे देते हैं, हालांकि वो भौतिक उसमें आ जाएगा। जहाँ उपजाऊ मिट्टी है, जहाँ पर अच्छी पैदावार होती है, वहां भी जनघनत्व अधिक पाया जाता है। और नगरीकरण का मतलब है जहां पर एक ऐसी जगह जहां पर सारी ही सुविधा आपको एक जगह पे मिल रही है। चिकित्सा सेवा, जो बच्चे उच्च अध्ययन करना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा प्रदान करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और परिवहन की सुविधा, संचार की सुविधा, ठीक है, आपके मनोरंजन की सुविधाएं हैं, मतलब आपका उच्च जीवन स्तर है, तो वो सारी सुविधा आपको नगर में मिल रही है, तो वहां भी लोग जाना या रहना पसंद करते हैं, तो वहां जनाधिक्य होता है। तो ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। एक बार देख लीजिए ये, एक बार रिवीजन के लिए अपन देख लेते हैं यहाँ पर। एक तो जलवायु, धरातल, जल की प्राप्ति, खनिज संसाधन, परिवहन की सुविधा, ये अपन ने उसमें रिवीजन कर लिया था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर परिवहन के संसार अच्छे होंगे, तो वहां भी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो वहां भी लोग रहना पसंद करेंगे। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक हो गया, और राजनीतिक और आर्थिक कारक हो गए। तो जनसंख्या को वितरण करने वाले कारक 12वीं जो आपकी जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें भी है ये, और जब आप और कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको एमसीक्यू में ये आपसे पूछ सकते हैं। अब बात करें जनसंख्या के घनत्व की, तो साथियों पहले तो यही जान लेते हैं अपन कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो बिल्कुल ही सीधा है। जन घनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की
संख्या को जनसंख्या या जनघनत्व कहते हैं, यानी धरातल और व्यक्तियों का अनुपात। समझ रहे हैं आप कि एक तो भूमि और लोगों के बीच का अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, जनसंख्या और क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जन घनत्व। ठीक है, किसी, अगर आप इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा ये होगी आपकी कि किसी निश्चित भूभाग में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। ठीक है, अब जनघनत्व वितरण के अनुसार ही उसी जो चीजें आपको जनसंख्या वितरण में प्रभावित कर रही है वही चीजें इसमें प्रभावित करेगी। अब आप ये देख, यहाँ पर जो आप ये मैप देख रहे हैं जनसंख्या घनत्व का, इसमें देखिए आप, ये तीन टॉपिक है। एक तो है उच्च जन घनत्व के क्षेत्र, दूसरा है मध्यम घनत्व के क्षेत्र, और तीसरा है निम्न घनत्व के क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं दो ऐसे राज्य हैं, एक तो बिहार है और एक है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जन घनत्व बहुत अधिक है। बहुत अधिक कितना है, ये 1106 है। ये आपका बिहार में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पश्चिम बंगाल में है, तो यह है 1027। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, तो ये सबसे ज्यादा है। रीजन आपको पता ही है क्योंकि डेल्टा ही भाग है जनघनत्व। भूमि अच्छी है, ठीक है, और उपजाऊ भूमि है, पानी की उपलब्धता है, तो यहाँ पर और भी जूट के कारखाने हैं, यहाँ पर लोह इस्पात भी है, और यहाँ पे भिलाई में है, सॉरी भिलाई तो खैर नीचे रह गया, यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट है। ठीक है, और झारखंड में कई जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं झारखंड में, आपको पता ही है, तो उसी के पास में, तो ये जनघनत्व यहाँ पर अधिक पाया जाता है। तो 900 से ज्यादा जो जनघनत्व है वो दो राज्यों में, एक तो बिहार में और एक पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में बात करें अपन 600 से लेके 900 तक, तो एक तो है केरल, मालाबार तट है, यहाँ पर अच्छी पैदावार होती है, अच्छी बारिश होती है, तो यहाँ पर जनघनत्व ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे भी जनघनत्व ठीक है, 600 से और 900 के बीच में है। तो इसके अलावा फिर है 300 से और 600 के बीच में, तो 300 और 600 के बीच में है, तो आपका ये जो पट्टी है, तीन राज्य तो ये है, जम्मू कश्मीर, मतलब सॉरी अब तो लद्दाख और जेके हो गया ये, और ये हो गया एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, और यूटी यानी कि उत्तराखंड। तीन तो ये हो गए यहाँ पर। और इसके अलावा ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपका राजस्थान आ जाएगा, एक आपका एमपी आ जाएगा, एक आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और एक आपका उड़ीसा आ जाएगा। तो ये जो बेल्ट है इसमें आएगा 300 से 600। तीन राज्य तो ये हो गए, चार राज्य ये हो गए। उसके अलावा इसमें है नागालैंड और, हाँ नागालैंड ही है यहाँ पर। ठीक है, मणिपुर और नागालैंड दोनों राज्य इसमें आएंगे। ठीक है, उसके अलावा 100 से 300 में, तो 100 से 300 में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया अपने, कि जो अपने अभी ये 3 + 4 + 2 ये जो राज्य हैं, ये है 100 से और 300 के बीच में। और 300 से 600 के बीच में ये जो दक्षिणी राज्य हैं, एक तो है गुजरात, एक है महाराष्ट्र, एक है कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये है इसमें। मैंने तीर का निशान लगा दिया इस पे, 300 से 600 और 100 से 200। अब जो लास्ट में बचे हैं, या तो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है या सबसे निम्न पूछा जाता है। तो निम्न की अगर बात करें तो सबसे कम है, वो है 17, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद में है आपका एसके यानी सिक्किम है, ये 86 है। और एक है आपका अरुणाचल हो गया, ये हो गया आपका मिजोरम। ठीक है, ये हो गया। तो ये सबसे निम्न घनत्व वाले राज्य हैं। ठीक है, सारणी है वो आपको हम दोबारा बता देंगे, जो आपकी ये सारणी बनी हुई है। ठीक है, अभी आपको समझने के लिए यहाँ पे देखना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक बार कि सर्वाधिक जन घनत्व, तो ये है बिहार में। लास्ट में साथियों इसमें कुछ 15
16 क्वेश्चन है लास्ट में, वो आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो बिहार में 1106, अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम 17, सर्वाधिक केंद्र शासित ये है 11,297, और सबसे कम केंद्र शासित गणतंत्र वो है 46, यानी अंडमान और निकोबार में। साक्षरता, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वह है आपका यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे बड़ा है दिल्ली, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप, ठीक है। ये आपके आंकड़े समझ में आ गए। और ये राज्य अपन ने पहले पढ़ी लिए, 5 शीर्ष राज्य, तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 1, 2 और 3, ये 3 तो आपके विशाल मैदान में है, और महाराष्ट्र में ये कोस्टल एरिया है, और ये भी कोस्टल एरिया है जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है साथियों। ये डाटा आपको याद रखनी चाहिए। हाँ, अब बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। तो देखो, जनसंख्या वृद्धि की जो परिभाषा है वो बहुत ही सरल है, कि किसी निश्चित समय अवधि में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन, ऋणात्मक भी हो सकता है तो धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में इस बार 100 जनसंख्या है, या 1000 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, और अगली बार 125 हो गई, तो 25% की वृद्धि हो गई। और यदि अभी 100 है और अगली बार कहीं प्रवास कर गए, या मृत्यु दर ज्यादा हो गई और 75 रह गए, तो -25% वृद्धि हो गई। ये इतना आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, ये जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं हैं, जो बड़ा क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, और आपको जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी पूछा जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा अपन को पढ़ना है। तो ये है, इसको आप लिख लीजिए, मंद गति, मंद वृद्धि का काल, जो 1901 से लेकर 1921 तक ये आपका मंद वृद्धि का काल था। तो यहां पर क्या रहा साथियों, यहां पर एक तो जन्म दर, जन्म दर उच्च, ठीक है, जन्म दर उच्च, और मृत्यु दर भी उच्च, ठीक है। ये काल वो था जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज था, 1901 से लेकर 1921 में, ठीक है। यहाँ पर शिक्षा का बहुत अधिक अभाव था, लोगों में बेरोजगारी थी, कुपोषण था, गरीबी थी। तो उस समय क्या था कि लोग जन्मते खूब अधिक थे, मतलब जन्म दर उच्च थी। प्रत्येक परिवार में 10 से 11 बच्चे पैदा होते थे, और उससे आधे बच्चे लगभग मृत्यु हो जाती थी, आधे बच्चों की, ठीक है। तो उससे क्या है कि जो आपका टोटल जनसंख्या का जो आकार है वो नियंत्रित रहता था। बच्चे पैदा तो खूब हो रहे हैं, पर आधे से मर भी रहे हैं। मरने का कारण क्या था, एक तो कुपोषण के शिकार, कई बीमारियां हो जाती थी, महामारियां थी, अकाल पड़ जाता था, तो ऐसी चीजों में। दूसरा, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार नहीं था, स्वास्थ्य सेवाएं थी नहीं, हॉस्पिटल बहुत ही कम लोग जाते थे, घरेलू उपचार करते थे, अंधविश्वास में रहते थे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिस कारण 1901 से लेके और 1921 तक मृत्यु दर भी, मतलब जन्म दर भी उच्च रही, मृत्यु दर भी उच्च रही, और जनसंख्या नियंत्रित में रही, मतलब कि जनसंख्या बढ़ी तो सही पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। दूसरा है इसमें स्तर वृद्धि का विभाजन का काल। साथियों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर स्तर वृद्धि का काल है, इसको बोलते हैं महान
विभाजक काल। ठीक है, इसको याद रखना, महान विभाजक काल। महान विभाजक काल का मतलब है यहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ तो अकाल, महामारियां, और इसी दौरान महामंदी, तो यहाँ पर जनसंख्या ऋणात्मक में चली गई। 1921 का जो दशक था, ठीक है, वहां पर जनसंख्या किस में चली गई, माइनस में चली गई। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें देखना है कि जनसंख्या किस दशक में, तो 1921 से जो 51 का जो बीच का जो प्रावस्था है उसमें जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि हुई उसमें। ठीक है, कारण बताई दिया हमने आपको कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार नहीं था, दूसरा कुपोषण के शिकार थे लोग, जो आपके पहले अवस्था में उसी में ये आपको ध्यान में रखना है। तो वहां पर दूसरा, इसी दौरान आर्थिक मंदी आ गई, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं थे, परिवार को चलाने के साधन नहीं थे, कुपोषण थे लोग। ठीक है, इस कारण यहाँ पर जो स्थिर वृद्धि का काल यानी कि जनसंख्या लगभग इसमें माइनस में, एकमात्र यही जो दशक है 1921 का जिसमें आप ऋणात्मक है। बाकी आप देख रहे हैं सारणी में कि सभी जगह जनसंख्या बढ़ी और फिर लगातार बढ़ती हुई चली गई। उसके बाद में तीव्र वृद्धि का काल, तीव्र वृद्धि का काल मतलब 51 से 81, यानी ये बात हो रही है यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1947 में देश आजाद हो गया, उसके बाद में 1950 योजना आयोग, 52 में राष्ट्रीय विकास परिषद का हो गया, पंचवर्षीय योजनाओं का आयोजन होने लगा, और वार्षिक योजनाएं भी बनने लगी। सरकार ने एक पैरामीटर तय किए अपनी जनसंख्या को पोषण देने के लिए, रोजगार देने के लिए, नए नए कारखाने खोलने के लिए, जैसे भिलाई है, बोकारो है, राउरकेला है, इसमें बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े बांध, भाखड़ा नांगल बांध है, हीराकुंड बांध है, और जो जहाँ पर अ, जो हर साल बाढ़ आते थे उनको रोककर सिंचाई में परिवर्तन किया, जल विद्युत उत्पन्न किया। तो ऐसे कई सारे कारण हैं भी। और इसी दशक में 1951 से 81 के दशक में आत्मनिर्भर, 1966 में हरित क्रांति का आयोजन किया गया, जिसमें गेहूं और चावल पर हरित क्रांति में सरकार ने उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाए, सिंचाई के साधन, उन्नत कृषि और कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए। इससे क्या हुआ कि जो खाद्यान्न फसलें थी उसमें बहुत ही अधिक वृद्धि हुई, और अपन खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भर हो गए। उसके बाद में अपन ने जो कुपोषण की जो समस्या थी वो बिल्कुल समाप्त होगी, और एक पीडीएस प्रणाली, जो पब्लिक जो वितरक प्रणाली थी, जिसमें अपन लोगों को राशन पानी देते थे फ्री में, गेहूं चावल केरोसिन वगैरह जो भी है। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में कुपोषण की और ये समस्या समाप्त होगी। तो उसी दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन और स्वास्थ्य जो चीज। तो इसमें क्या हुआ कि अपन ने जन्म दर पे तो अपन रोक नहीं लगा सके, ये जो काल है आपका, इसमें जो जन्म दर है वो तो बढ़ती रही, परंतु जो मृत्यु दर है, यानी जो लोगों को मरने से क्या हुआ कि बचा लिया। तो इससे क्या हुआ कि जनसंख्या अचानक से बढ़ गई। मतलब पहले ये था कि जितने लोग पैदा हो रहे थे उतने ही मर रहे थे, तो कंट्रोल में थी। अब लोग जन्म दर बढ़ी, परंतु अब जन्म दर तो उच्च रही, परंतु मृत्यु दर पे अपने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो मृत्यु दर पे कंट्रोल करने से क्या है, अचानक जनसंख्या बढ़ गई, तो उसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट का काल। ठीक है साथियों, जनसंख्या विस्फोट का काल एक महान विभाजक काल हो गया आपका। उसके बाद में घटती हुई वृद्धि का काल, तो ये तीव्र काल हो गया जिसको जनसंख्या विस्फोट दे दिया अपन नाम। ये घटती हुई 81 से लेके और 2011 तक, यानी यहां से लेके और यहां तक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर जनसंख्या में परिवार नियोजन, सरकार शिक्षा पे जोर देने लगा, पढ़े लिखे परिवार हुए, खुद के परिवार के बारे में सोचने लगे। तो सरकार की कुछ नीतियां ऐसी थी, हम दो हमारे दो, मतलब सरकार की कुछ ऐसी नीतियां थी, प्रमोशन में रोक हो गई, तीसरे बच्चे के बाद में चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, और इसी दौरान मतलब कि पुरुष नसबंदी, लगभग 1 लाख पुरुषों की नसबंदी की गई। ठीक है, ये राजीव गांधी के टाइम में जो संजय गांधी थे उनके विचार के आधार पे ऐसा हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि लोगों के जो जनसंख्या जो बढ़ रही थी उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगा। दूसरा, लोग खुद भी समझदार हुए, जो लोग पढ़े लिखे थे उनको समझदार हुए, परिवार नियोजन के साधन, ग्रामीण जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उनका विस्तार हुआ, आशा सहयोगिनी और जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं उनके केंद्र तक आसानी से जो जनसंख्या निरोधक वो आराम से पहुंचे। तो इससे क्या है कि जनसंख्या पे आसानी से रोक लगी, और धीरे धीरे जनसंख्या में क्या हुई, गिरावट आई।
तो यहाँ पे है मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर इससे पे क्या हुआ, रोक लगी, और इससे क्या है कि जनसंख्या मतलब कि घटती चली गई। और अब थोड़ा सा इसमें अपन ने काफी सुधार किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप, जनसंख्या के विभिन्न चरण, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने भी बताया उसी की बात है ये। ठीक है साथियों, यह समझ में आ ही रहा है आपके कि उच्च दोनों थी, और जन्म दर मृत्यु दर से थोड़ी अधिक थी। प्रमुख कारण वही स्वास्थ्य सेवाएं, महामारी, कुपोषण। ठीक है, 1921 में बात करें तो वृद्धि दर कुछ वृद्धि देखी गई, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने से मृत्यु दर में क्या आ गई, यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट आ गई। यही वो काल है, कौन सा, जो जनसंख्या विस्फोट का प्रारंभिक चरण है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि जनसंख्या जो विस्फोट, वो तो लगभग 81 के लगभग थी, 51 से 81, पर ये आरंभिक चरण, यहाँ से जनसंख्या मतलब बढ़ना शुरू हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि अपने मृत्यु दर पे यहाँ से रोक लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1951 से 81। ठीक है साथियों, इस अवधि में जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर देखी गई, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बाल मृत्यु दर में कमी और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। जीवन प्रत्याशा क्या होती है साथियों? जीवन प्रत्याशा होती है कि एक आदमी औसत अपने कितनी आयु जीता है। तो भारत में लगभग 67 के लगभग है अभी ये। ठीक है, तो उसमें वृद्धि हुई पहले की किसी कारणवश, आर्थिक कारण मान लो, या स्वास्थ्य का पोषण मान लो, किसी भी कारण, तो पहले ये कम थी लगभग 62। ठीक है, परंतु ये बढ़कर 67 के लगभग हो गई, और अभी शायद रिसेंटली 69 तक ये बढ़ गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाल मृत्यु दर में कमी आ गई, पहले जो प्रसव थे, जो संस्थागत प्रसव नहीं थे, मतलब कि जो डिलीवरी होती थी हॉस्पिटल में नहीं होती थी, उसके कारण शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर भी अधिक थे, परंतु यहाँ पर उसमें कमी की गई। जनसंख्या वृद्धि हुई और यह वृद्धि दर स्थिर हो गई, लेकिन कुछ जनसंख्या में तेज से वृद्धि दर्ज की गई। 81 के जो बाद और वर्तमान तक के मामला है, इसमें वृद्धि दर कम हो रही है, लेकिन जनसंख्या अभी भी बड़ी संख्या में बनी हुई है, शिक्षा और जागरूकता के कारण। दो पॉइंट है, शिक्षा और जागरूकता के कारण जन्म दर में कमी आई। शिक्षा, अगर आप किसी भी चीज का हल करना चाहते हैं तो किसी भी जो व्यक्ति है उसको आप अच्छे से शिक्षा दे दो, न तो वो किसी से लड़ाई झगड़े करेगा, न आपकी सामाजिक जो समाज में रहने योग्य जो गतिविधियां हैं, मतलब सही तरीके से उसको सुचारू रूप से चलाएगा, अपने परिवार का नियोजन करेगा, शांति से जीवन जिएगा और लोगों को भी अच्छी दिशा में ले जाएगा। तो शिक्षा और जागरूकता इस चीज है जो सब चीज को अपने लाइन पर ले आता है। तो यहाँ भी वही है कि शिक्षा होने के बाद में लोग खुद ही समझदार हो गए, तो यहाँ पर स्व विवेक से अपने परिवार का नियोजन किया। देश की जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने का प्रयास किए जा रहे हैं, इससे आने वाले समय में जनसंख्या में धीमी वृद्धि होगी। ठीक है साथियों, ये आपने जो चार अवस्थाएं ये पढ़ी। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रतिरूप। तो जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर तो तीव्र गति से बढ़ी है, मतलब कि कहाँ पे वृद्धि दर तेज है, कहाँ पर मध्यम है और कहाँ पर धीमी है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप मैप के द्वारा थोड़ा सा देखिए, एक तो बिहार, एक आपका एपी यानी अरुणाचल प्रदेश, एक आपका मेघालय। ठीक है, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर काफी अधिक है। ठीक है, उसके बाद में 20 से 25 के बीच में है राजस्थान, यूपी, एमपी और झारखंड, और फिर ये आपका मिजोरम। ठीक है साथियों, और इसमें आ जाएगा असम। असम 15 से 20 में आएगा असम, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, और इसके बाद में ये आ जाएगा आपका हरियाणा और उत्तराखंड। ठीक है, और 20 से 25 में आपका ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर आ जाएगा, और 10 से 15 के बीच में ये आ जाएगा आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, और 10 से कम में आएगा आपका केरला। ठीक है, और आपका नागालैंड। तो साथियों आपको यहाँ पर एक तो केरल,
और एक नागालैंड। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे कम का और सबसे अधिक का आप पूछे तो आपका अरुणाचल, बिहार और एक क्या है इसमें, मेघालय। ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। तीव्र जनसंख्या में अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मेघालय, कम में केरल और नागालैंड। बीच वाले में से कोई ज्यादा क्वेश्चन आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं साथियों, इसमें जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। तो जनसंख्या वृद्धि से प्रभाव क्या रहेगा साथियों? जनसंख्या वृद्धि से देखो प्रभाव क्या रहेगा कि आप, देश आजाद हुआ 1947 में, आपने योजना आयोग गठित किया, विकास परिषद गठित की, आपने पंचवर्षीय योजना गठित की, आपने जनसंख्या के आकार को देखते हुए अलग अलग जगह उद्योग धंधे खोले, चिकित्सा सेवाएं खोली, परिवहन के साधन विस्तार किए। परंतु जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से संसाधन नहीं बढ़ रहे, भूमि नहीं बढ़ रही, ठीक है, आपके उद्योग धंधे हैं वो इतने नहीं बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जितना आप विकास कर पा रहे हो उसकी पूर्ति वहां पर नहीं हो रही है, ठीक है। तो देश कैसे प्रगति करेगा? अगर आप देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या मिलाकर भी भारत की अधिक जनसंख्या है। तो तीन महाद्वीपों को मिलाकर भी एक आपका जो छोटा सा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है उसमें जनसंख्या अधिक है, यानी 121 करोड़ जनसंख्या है अभी 2011 के अनुसार, जो विश्व के 17% जनसंख्या है टोटल विश्व, जबकि क्षेत्रफल कितना है? मात्र 2.4%। तो आप यहां देखें कि संसाधन तो कितने सीमित है और जनसंख्या कितनी अधिक है। तो इसका जो प्रभाव है, जनसंख्या वृद्धि का जो प्रभाव है वो ये है कि आपके जो नियोजन है, यानी आप जो नियोजन कर रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग आपकी फेल हो रही है, ठीक है, यानी वो जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त नहीं है। समझ रहे हैं ना आप बात? ठीक है, कि आपकी जनसंख्या इस गति से बढ़ रही है कि आपके जो प्लानिंग है, आपकी जो नियोजन है वो फेल हो रहे हैं। आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है, जनसंख्या इतनी हो रही है कि आपको और हॉस्पिटल चाहिए, आपको डॉक्टर, आपके संस्थान डॉक्टर बना रहे हैं, आपको और मेडिकल कॉलेज चाहिए और डॉक्टर्स चाहिए आपको, ठीक है। जनसंख्या के अनुपात में पुलिस की कमी है, पुलिस प्रशासन की कमी है, आपके जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रॉपर स्कूलें नहीं है, ठीक है, फिर उनकी मॉनिटरिंग अच्छी से नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं आप जनसंख्या को कंट्रोल करोगे तो वो चीजें समुचित रूप से प्रयोग होगी और देश एक अच्छी उन्नति करेगा। तो ये चीज है कि आपके जो जनसंख्या वृद्धि का जो प्रभाव है वो कहीं तरीके से नेगेटिव प्रभाव है कि उसके अनुपात में आपका नियोजन कहीं कहीं फेल हो रहा है। तो साथियों अपन को समझना पड़ेगा, और जो जनसंख्या में अपन को मानव संसाधन को एक तरीके से अच्छा विकसित करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि परिवार को पूर्णतः नियोजन, तो ये एकमात्र इसका सबसे बढ़िया जो चीज है वो है शिक्षा। शिक्षा ही एक चीज है जिससे अपन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार इस चीज को आप देखिए यहाँ पर कि ये मैप देखिए, आपको आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो वितरण है, शुरू में जो बात की थी अपन ने, एक तो है ये बीच वाला जो भाग है विशाल गंगा का मैदान है, डेल्टा है ये पंजाब और हरियाणा वाला है जो ये नहरी क्षेत्र है, मतलब सिंचाई वाला है, ठीक है। और ये कोस्टल एरिया है यानी तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे जनघनत्व है सघन है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्षेत्र, इसको एक डाल देते हैं, दो और तीन। तो ये तो जलवायु, मतलब एक तरह के शीत जलवायु के कारण, ये गर्म जलवायु के कारण, और ये पर्वतीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है। बीच में जो ये है एक, दो और तीन, तो ये यहाँ पर पर्वत है, ठीक है, यहाँ भी आंतरिक भू के कारण यहाँ पे वर्षाएं कमी है, और यह है वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। तो यहाँ पे भी बरसात कम होती है, तो यहाँ पे भी जनसंख्या कम है। फिर बचा बीच वाला जो पार्ट है, ये है एक तरीके से इसको मान के चलो कि प्रायद्वीपीय जो भारत है, दक्कन का प्रायद्वीप, वो पूरा का पूरा इसमें कवर हो रहा है। दूसरा जो उच्च घनत्व वाले सघन में अपन एक ये गंगा का असम में जो डेल्टा है उसको भी अपन कवर करेंगे, ठीक है साथियों। तो अभी आपने पढ़ा इसमें कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। अब साथियों दूसरा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है। तो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव यह है कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसमें समाज
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या हो रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जो मुख्य रीजन है, एक तो ये है कि जो जो सामाजिक जो ढांचा है अपना, वो है संयुक्त प्रथा का, संयुक्त परिवार प्रथा का। बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं, परंतु साथ ही उसका ये मतलब नहीं है कि आप मिलजुल के रह रहे हैं तो आप बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं। संयुक्त परिवार में आप पे बहुत सारे बच्चे हैं, वो आसानी से पल जाते हैं। अगर आप एकल परिवार है, दोनों आप जॉब में है, तो एक बच्चा पालना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। और यदि उससे आप दूसरे बच्चे पैदा करने का आग्रह करते हैं तो वो बिल्कुल मना करता है। उसको कारण है कि एक बच्चा मैंने कितनी कठिनाई से पाला है और उसको मैंने इसको। परंतु संयुक्त परिवार में ऐसा है कि जो माँ बाप है वो तो लगातार कुछ न कुछ रोजगार में लगे रहते हैं, और बच्चे या तो दादाजी या जो छोटे बहन भाई है वो वैसे ही उसमें पल जाते हैं। तो एक तो संयुक्त परिवार भी है, तो ये भी है। दूसरी चीज है कि आपको पुरुष प्रधान समाज, यानी आप पे लड़कियों से ज्यादा लड़कों को तवज्जो देते हैं। तो जो संयुक्त परिवार है उसमें वंश वृद्धि के कारण अपन को एक लड़का चाहिए। तो कई फैमिली में ये भी रीजन है सामाजिक के कारण का, कि जो परिवार है तो वंश वृद्धि के कारण लड़का चाहिए। और यदि आपके मान लीजिए कि एक घर परिवार में चार चार लड़के हैं, उसके बावजूद भी वो ये चाह रखते हैं कि हमको एक लड़का तो जरूर ही चाहिए। तो उस कारण भी यहाँ पर मतलब कि जनसंख्या वृद्धि को वो चीज प्रभावित करती है। ठीक है साथियों, एक है अंधविश्वास और कुरीतियां। पहले जो चले आ रहे थे वो कुछ धार्मिक समुदाय कुछ ये मान के चलते हैं कि प्रकृति के साथ अपन को खिलवाड़ नहीं करना, ये प्रकृति की देन है। तो प्राकृतिक जो निरोधक है उनका प्रयोग नहीं करते। ठीक है। और कई सामाजिक और धार्मिक जो चीजें हैं उनसे जुड़े रहते हैं। तो उस कारण वो जो प्राकृतिक अपने जो निरोधक हैं जनसंख्या नियोजन के, उनको प्रयोग नहीं करते, और उस कारण जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहती है। तो साथियों ये जो कुछ कारण थे, और इसमें जो आगे हैं, अब है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपाय। तो साथियों पहला है जनसंख्या नियंत्रित करने के उपाय में, एक तो है आयु में वृद्धि, दूसरा है आर्थिक समृद्धि, तीसरा है पुत्र परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार, और चौथा है इसमें शिक्षा। तो इसमें देख लेते हैं अपन कि पहला जो टॉपिक है विवाह की आयु में वृद्धि। तो पहले जो समय था उसमें जो विवाह की आयु थी वो लगभग थी 12 साल 14 साल। ठीक है। उसके बाद में हुई 17 18 साल, 21 22, और अब लगभग हो गई 24 26 साल। तो लगभग दुगना सा के अंतर आ गया इसमें। तो अगर विवाह की आयु में वृद्धि करेंगे तो कहीं ना कहीं जनसंख्या पर रोक लगेगी। दूसरा, जिन विवाह की आयु आप मेच्योर अवस्था में करेंगे तो वो अपने परिवार का नियोजन करके जनसंख्या को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने में काम आएंगे। अगर आपने नाबालिग बच्चों की शादी कर दी तो उनको कोई ज्यादा समझ नहीं होती, ना तो परिवार चलाने की समझ होती है, ना परिवार के नियोजन की समझ होती है। तो मतलब न चाहते हुए भी मतलब कई मतलब परिवार की संख्या में बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। आर्थिक समृद्धि, यदि कई आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो बच्चे मिलेंगे वो गरीब फैमिली में ज्यादा मिलेंगे आपको, जबकि अमीर तो और भी ज्यादा अच्छे से लोगों को संभाल सकते हैं उनको नियोजन। परंतु उनको पता है कि यदि अपन को बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, उनको सभी संसाधन उपलब्ध करवाने हैं, तो जनसंख्या अपन को कम रखनी पड़ेगी। ठीक है साथियों। तो दूसरा, आर्थिक समृद्धि कहीं न कहीं मतलब कि अच्छी अगर आर्थिक समृद्धि है तो वो जनसंख्या नियंत्रण को सहायक प्रदान करेगी। जबकि जो गरीब लोग हैं तो उनमें सभी बच्चे या तो खेती में काम कर रहे हैं या कोई रोजगार में काम कर रहे हैं। ठीक है। वो अपनी प्लानिंग ढंग से नहीं कर सकते। पुत्र परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार। ठीक है। इसमें क्या है कि जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसमें एक तो मैंने बताया आपको कि पुरुष प्रधान समाज है, ये इसकी मानसिकता को बदलना पड़ेगा आपको। दूसरा, परिवार नियोजन के जो संसाधन है उनको ग्रामीण जो घरों तक आपको आसानी से पहुंचाना पड़ेगा, आसान से पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जो गांव में शर्मिंदगी महसूस करते हैं इस चीज को लेकर, परिवार नियोजन की बातें को लेकर, परिवार नियोजन के जो उपाय हैं उनको लेकर मतलब सहज महसूस नहीं करते। तो इन चीजों को भी अपन को देखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा ही ऐसी चीज है, ऐसा हथियार है, अगर आपने शिक्षा, कोई देश अगर अपने नागरिकों को समुचित रूप से देता है, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देता है, तो वो नागरिक स्वयं ही देश की उन्नति भी करेगा, अपने परिवार का नियोजन भी करेगा, अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखेगा और समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा। साथियों अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन से पहले अपन यहाँ पर, ठीक है, हाँ, सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है छठा है, पहले इसमें देख लीजिए। भारत में अंतिम
जनगणना किस वर्ष से हुई थी? ठीक है, तो साथियों इसमें आएगा 1981। भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, ये था क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। ठीक है साथियों, तो 2001 में, सॉरी 2001 में दो 321 था, और अब 2011 में हो गया 382। कितना हो गया? 382। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या, आपको दिख रहे हैं क्या क्वेश्चन एक बार? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो इसमें है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किस में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद में है महाराष्ट्र में है, फिर बिहार, और फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है साथियों, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत, एक मिनट, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, ठीक है साथियों, तो इसमें आएगा आपका मेघालय। मैंने बताया था आपको ये, तो इसमें आंसर क्या होगा? मेघालय हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, तो इसमें क्या आ जाएगा? मेघालय। लास्ट में दो क्वेश्चन है इसमें। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये होगा आपका 121 करोड़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 121 करोड़। भारत का कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य है? तो न्यूनतम घनत्व आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17 प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? मात्र 17। ठीक है साथियों, सबसे कम घनत्व है तो वह अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 है, और सबसे अधिक घनत्व है तो वह है बिहार में, बताया था मैंने आपको, वह 1106। कितना है? 1106। ठीक है, और उसके बाद में है पश्चिम बंगाल 1027। ठीक है, अगर अपन केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज्यादा है दिल्ली में, और वो है 11,297। ठीक है साथियों, तो साथियों ये था आपका जनसंख्या का चैप्टर। इसमें कुछ चीजें थी बीच में जो फैक्ट थे, वो आपको दिखा देते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों जो ये वीडियो था आपके सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है भूगोल में, और फर्स्ट पेपर में भी है, रेलवे में भी है। जनसंख्या ऐसी चीज है जो जनसंख्या सभी में पूछी जाती है। एक बार हाँ, इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से दोबारा से देख लेते हैं, इसमें और क्या क्या डाटा है। ठीक है, एक तो है सर्वाधिक साक्षरता वाला, हालांकि साक्षरता का टॉपिक अभी आया नहीं, तो इसमें है सर्वाधिक साक्षरता राज्य केरल है, सबसे कम साक्षरता वाला बिहार है, सर्वाधिक केंद्र शासित वाला है लक्षद्वीप, और न्यूनतम केंद्र शासित वाला है दादर नगर हवेली। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज्यादा दिल्ली में है, उसके बाद में पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर अंडमान निकोबार, फिर दादर नगर हवेली। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वह है केरला में है, सबसे कम बात करें तो है हरियाणा में। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी में है, सबसे कम दमन द्वीप में है, 618 ही है वहां पर। ये जो लिंगानुपात है ये प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात। तो सर्वाधिक हो गया केरल में 1084 है, हरियाणा में 879 है, और सर्वाधिक पुडुचेरी में 1037 है। केंद्र शासित की बात करें, और केंद्र शासित में सबसे कम दमन द्वीप 618 है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष में स्त्री और पुरुष का अनुपात, तो ये है अरुणाचल प्रदेश और द्वीप समूह में 972, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात 0 से 6 के बीच में हरियाणा और दिल्ली। तो ये आपकी दयनीय स्थिति है कि यहाँ पर पुरुषों की जो
संख्या से महिलाओं की संख्या काफी कम है, ये आपने देख ही चुके। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दूसरी बात ये है कि जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक है, जैसे आज तो ये जनसंख्या वाला है, इसके बाद में आपका जो भू संसाधन वाला है जिसमें खनिज संसाधनों का है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और आपके जो भी प्रतिक्रिया हो, यदि इसमें कुछ चीजें आपको ठीक नहीं लग रही या कुछ जो भी आप सुझाव हैं वो इसमें दे सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो ऐसा है कि जो 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं बोर्ड के, उनके सभी के काम आने वाली चीज है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।